Now the Khalji dynasty. Balban died in 1287 CE. His successors proved to be weak and incompetent. In 1290 CE, a noble named Jalaluddin Khalji established the Khalji dynasty after killing Balban's grandson Kaikubad. अब ये जो है स्लेव डायनेस्टी या जिसको हम लोग ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उनके बाद उनके धीरे धीरे वीक होने के बाद, कमज़ोर पड़ने के बाद खलजी डायनेस्टी की नींव पड़ी। और वो भी कैसे पड़ी कि बलबन के मरने के बाद जो उनके सक्सेसर हुए वो वीक और इनकम्पिटेंट हो गए और वो अपने जो किंगडम को, वो अपने एम्पायर को संभालने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। तो उन्हीं में से, उनके नॉवल में से एक जलालुद्दीन खलजी नाम का नॉवल था। उन्होंने बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद की हत्या कर खलजी डायनेस्टी की नींव डाली। अब ये जो जलालुद्दीन खलजी है वो था इसका फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। अब इन्होंने कितने से कितने पीरियड तक रूल किया? 1290 to 1296। The founder of the Khalji dynasty, Jalaluddin Khalji, suppressed the revolts of the Balban successor and overcame the external threat of the Mongols। इसने क्या दबाया? बलबन के जो सक्सेसर थे उनके जो रिवॉल्ट से विद्रोह है उनको दबाया, साथ ही उसने जो मंगोल्स, एक्सटर्नल मंगोल्स जो आक्रमण होते थे उससे भी अपने आप को बाहर, अपने किंगडम को बाहर निकाला। अंडरस्टूड? नाउ हिज ब्रीफ रूल ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years was based on willing support of people in the process of governance and tolerance towards religious communities। मीन्स इसकी ये जो 6 साल का जो पीरियड था वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि अपने गवर्नेंस के थ्रू पीपल का। नाउ द नेक्स्ट रूलर वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी he ruled over India 1296 to 1316 CE। Jalaluddin Khalji was murdered and succeeded by his nephew Alauddin Khalji। जलालुद्दीन खलजी को मारकर उनका नेफ्यू कौन गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठा? अलाउद्दीन खलजी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से डायनेस्टी में और उसके रूलर्स चेंज होते गए। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खलजी was an ambitious young man who established a vast empire in India by conquering Gujarat and Ranthambore and Chittor, Malwa, Jalore of Rajasthan। उसने इन सारे एरियाज़ को, जो कि काफ़ी पहले छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, उनको जीतकर अपने में मिलाना शुरू किया, अपने एम्पायर में मिलाना शुरू किया। यू कैन सी हियर द मैप ऑफ India and which part is Alauddin. It is the reign of Alauddin Khilji. Sorry, it is reign of Alauddin Khilji. Okay, this part is, yellow part is the reign of the empire of the Alauddin Khilji. Okay, here you can see Alauddin Khilji kingdom. Okay, now he was the first Delhi Sultan to cross the Vindhya region and acquire control of the Deccan। अब ये जो था, जो अलाउद्दीन खलजी थे, वो सबसे फर्स्ट जो रूलर थे, दिल्ली सुल्तान थे, फर्स्ट दिल्ली तो सुल्तान। जैसे हमने पढ़ा था कि पहली महिला जो किंग थी, सुल्तान थी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भी फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने अपने रीजन को आगे बढ़ाना था, डेक्कन के साइड भी बढ़ाना शुरू किया। द फैबुलस वेल्थ ऑफ डेक्कन ड्रू हिम टू द साउथ। जब उनको पता चला कि ये जो वहाँ पर साउथ में, डेक्कन में बहुत सारी धन संपत्ति है, तो ये जो विचार थे वो उनको साउथ की तरफ खींचता गया। इवेंचुअली द चार्ज ऑफ ऑल सदर्न कैंपेन्स वाज एंट्रस्टेड टू मलिक काफूर। बाद में उसने क्या किया कि ये सारे कैंपेन को किसके हवाले कर दिया? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? मलिक काफूर को। By 1313 C, the Yadavas of Devagiri
the Kakityas of Warangal, the Hoysalas of Dwarasamundra, and the Pandyas of Malabar and Mysore accepted Alauddin's overlordship. मीन्स बिना लड़ाई के सबने अपने जो यादव थे देवागिरी के या काकातियाज ऑफ वारंगल, उन्होंने इनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस मैप हियर देवागिरी, डेक्कन साइड में जो देवागिरी है, इनके रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी ओवरलॉर्डशिप को. काकतियाज ने थे, होयसालास थे, इन्होंने इनकी जो किंगडम है ओवरलॉर्डशिप उसको एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, हियर इज अलाई दरवाजा इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स. You can see here the Ghiyasuddin Tughlaq built the famous Tughlaq fort at Delhi. अब ये देखो, दिल्ली सल्तनत में खलजी डायनेस्टी के हमने 2 रूलर्स के बारे में पढ़ा. अब उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, और उसके फाउंडर, आपको सबके फाउंडर याद रखना है. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक. फिर खलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खलजी. अब नाउ द तुगलक डायनेस्टी. You can see Tughlaq dynasty. Alauddin Khilji death in 1360 CE was followed by the period of political unrest. The last Khalji ruler Khusro Khan was killed by Ghiyasuddin Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty in 1320 CE. तो गयासुद्दीन तुगलक के जो रेन पीरियड था 1320 to 1324. अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद देयर वॉज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, बहुत उथल पथल थी. द लास्ट खलजी रूलर वॉज, जो लास्ट खलजी रूलर थे वो खुसरो खान. यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, जो मेन है रूलर्स उनको हम रीड कर रहे हैं. was killed by Ghiyasuddin Tughlaq. वो किसके द्वारा मारा गया? Ghiyasuddin Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty in 1320 CE. तो Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. Which dynasty? Tughlaq dynasty. Ghiyasuddin Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty in which year? 1320 CE. An able statesman and administrator, he advocated a policy of tolerance instead of harsh punishment. अब ये जो थे एक एबल स्टेटमेंट थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे मतलब वो जो उनकी पॉलिसी थी वो टॉलरेंस की थी इंस्टेड ऑफ हार्श पनिशमेंट. बहुत हार्श पनिशमेंट, बहुत कड़ा पनिशमेंट से अच्छा कैसे करना, टॉलरेट के साथ एक दूसरे को टॉलरेंस करके मतलब एडवोकेट करते थे, वो समर्थन करते थे उसको. ही कैरिड आउट ही कैरिड आउट मेनी वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, बहुत सारे काम किए उसने. ही वॉज सक्सेसेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक इन 1324. उसके बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1324 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे. नाउ आफ्टर द Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq ascended in the throne. Now Muhammad bin Tughlaq's tenure was, time period, his reign period was 1324 to 1351. Now let us see about the Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq is remembered as one of the most learned and accomplished scholar of his time. He was well versed in Sanskrit, Arabic and Persian and was well read in religion, philosophy, science and literature.
तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो याद किया जाता है वो इस बात पर कि वो एक बहुत ज़्यादा लर्न और स्कॉलर थे, अपने टाइम में थे। उनको संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन, इन सभी लैंग्वेज के वो अच्छे ज्ञाता थे। फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर उनको अच्छी तरह से उन्होंने जानकारी थी। His empire included the southern states, Odisha, Bengal and the Deccan. उनका जो एम्पायर था उसमें सदर्न स्टेट्स भी इंक्लूड थे, उड़ीसा और बंगाल एंड डेक्कन के कुछ पार्ट्स भी थे। IBN Battuta characterized Muhammad bin Tughlaq as the most humble of man and one who is most inclined towards doing what is right and just. IBN Battuta, the Moroccan traveler, he wrote in his travelogue about the Muhammad bin Tughlaq that he was the most humble man. बहुत ही एक सज्जन पुरुष थे एंड क्या लोगों के लिए सही है, राइट और जस्ट न्याय संगत है, उस बात पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। He undertook various experimental projects which despite being innovative, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को शुरू किया बट failed since they lacked prudence, लेकिन वो फेल हो गए ड्यू टू उनके मीन्स व्यवहारिक नहीं थे, उनकी बुद्धिमत्ता की यहाँ पर उस जो उन्होंने काम किया था वो प्रैक्टिकली सही नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से ही उनको एक इतिहास में एक सन की राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने रेन में क्या क्या चेंजेस की, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कैसे चलती थी, ये दोनों बातें हम इस कंपैरिजन में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेंगे, देन आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक। तो नाउ लेट अस सी अलाउद्दीन खिलजी। हु वाज अलाउद्दीन खिलजी? उनका सबसे पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपना रेन जो रूल किया वो क्या किया था? सबसे पहले attack of the Mongols. Alauddin Khilji raised a large standing army to ward off the Mongol attacks that increased during his reign. मंगोल आर्मी से अपने आप को मतलब सेव करने के लिए उन्होंने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को बना रखा था, तैयार किया था। Garrison town. A new garrison town named Siri was constructed for his soldiers. और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रूल जो वो तो एक बहुत एम्बिशियस शासक था और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में ध्यान दिया। तो उसमें जो उन्होंने सबसे पहले जो ध्यान वाली बात जो उन्होंने दी थी वो क्या थी? सोल्जर्स के लिए एक अलग सिटी टाउन बनाना। हाँ, उसका नाम क्या दिया था? शिरी। रेवेन्यू सिस्टम, अब उनकी रेवेन्यू सिस्टम क्या थी? अलाउद्दीन ensured the flow of adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate administration of a vast empire. Land was measured and the share of the state was fixed at 50% of the प्रोड्यूस। अब इसमें क्या किया जाता? उनका रेवेन्यू सिस्टम था क्योंकि उनके सोल्जर्स को जो पेमेंट होती थी, सैलरी दी जाती थी, इसी रेवेन्यू के थ्रू, टैक्स के थ्रू जो आता था इनकम, उसके थ्रू दिया जाता था। तो उसने एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन में से जो स्टेट का शेयर है वो फिक्स्ड किया। कितने फिक्स्ड किया? 50% ऑफ द प्रोड्यूस। जो कोई भी लैंड में जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 50% किसको दिया जाएगा? स्टेट को देना पड़ेगा, किसानों को। ठीक है। पेमेंट ऑफ टू द सोल्जर्स। अब पेमेंट अलाउद्दीन खिलजी पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। उन्होंने जो भी सोल्जर्स को वो पेड करते थे वो कैश में करते थे। मार्केट पॉलिसी। अब उनकी मार्केट पॉलिसी क्या थी? Aladdin controlled the prices of necessary goods for the benefit of the public. उसने जो गुड्स के प्राइसेस हमेशा कंट्रोल में रखा। ये नहीं कि एकदम अचानक से कोई चीज़ दाम बढ़ जाए और मार्केट में बहुत सारे पैसे फ्लो होने लगे, उन सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह से चलता है। ठीक है। तो ही सेटअप 3 मार्केट्स इन दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने 3 तरह के मार्केट सेटअप किए। 1 फॉर फूड ग्रेन्स, second for cloth and the third for the horses, slaves and cattle. ये जो मार्केट पॉलिसी थी किसने अडॉप्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स वर फिक्स्ड एट लो रेट। जो एसेंशियल थी, जैसे हमारे में किसको हम बोलते हैं? रोटी को, कपड़ा, मकान, ये हमारा बेसिक चीज़ है। तो
रोटी जो है, खाने की वस्तु जो है, वो हम बोलेंगे वो हमारे, उसके बिना हम जी नहीं सकते ना। तो यहाँ भी वैसे ही था कि उस समय प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम, जिनके बिना बहुत ज़रूरी है जो सामान, उनके रेट को फिक्स्ड रखा जाता था। ये नहीं कि आज टमाटर के दाम, टमाटर की खेती या फसल कम हुए तो उसके दाम बहुत बढ़ गए, प्याज का फसल बर्बाद हुआ तो उसके दाम बहुत बढ़ गए। तो ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या किया जाता था कि उनकी मार्केट पॉलिसी में क्या थी कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनके प्राइस को फिक्स्ड रखा जाता था। फिर उन्होंने क्या चलाया, वेट्स एंड मेजर्स वेर इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज्ड। जो उन्होंने वेट्स और मेजर्स जो थे वो सारे जगहों में एक सा होना जरूर है, स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, वेट्स वजन जो नाप तौल के लिए जो हम बोलते हैं ना वो। स्टेट वेयर हाउस वेयर सेटअप। अब स्टेट वेयर हाउस सेटअप, देयर दीज वेयर स्टॉक्ड विद फूड ग्रेन्स विच वेयर रिलीज्ड व्हेनेवर देयर वाज अ फेमाइन और शॉर्टेज। साथ ही साथ उसने क्या किया, स्टेट वेयर हाउस बनाया। वहाँ पर जब भी सरप्लस जो अनाज हो जाते थे या ग्रेन्स होते थे, अदर्स जैसे पोटैटो है या कुछ ऐसे जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको सेव कर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक स्टेट वेयर हाउस बनाया गया, सेटअप किया उन्होंने। वो इससे क्या हुआ कि व्हेनेवर देयर वाज फेमाइन और शॉर्टेज और फेमाइन होते थी तो उस वेयर हाउस से लोगों को की पूर्ति की जाती थी। ठीक है, समझ रहे बात को। तो इन्होंने कितनी अच्छी पॉलिसी उनकी थी उस समय। तो क्या था, सबसे पहले उन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रेंज में जो चेंजेस उनकी जो उन्होंने काम किया, उसमें सबसे पहले था अटैक ऑफ द मंगोल्स के लिए, मंगोल्स अटैक फेस करने के लिए उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी तैयार की, गैरिसन टाउन बनाया फॉर द सोल्जर्स। फिर रेवेन्यू सिस्टम, उसने एक फिक्स रेवेन्यू सिस्टम किया स्टेट की तरफ से कि स्टेट को हर एक लैंड ओनर्स को 50% ऑफ देयर प्रोड्यूस दे हैव टू गिव टैक्स टू द स्टेट। फिर पेमेंट टू द सोल्जर्स को पेमेंट किस में दिए जाते थे, कैश में। फिर उसके बाद उन्होंने जो मार्केट पॉलिसी है उसमें उसने क्या किया, मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ज़्यादा कोशिश कंट्रोल जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए उसने मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ग्रेन्स का मार्केट रखा, दूसरा क्लोथ का, और थर्ड हॉर्सेस एंड स्लेव्स और कैटल जहाँ पर खरीद फरोख्त किए जाते थे। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स वर फिक्स्ड एट द लो रेट। जो फिक्स्ड प्राइस होती थी एसेंशियल आइटम्स की, हमेशा फिक्स्ड प्राइस ही रखी गई। ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स वेयर इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज। ज़्यादा कोशिश किया जो वेट्स एंड मेजर है वो सब जगह यूनिफॉर्म हो और स्टैंडर्डाइज हो कि एक जगह जो सपोज 500 के लिए कुछ मेजरमेंट है वो यूज़ होता तो सारी जगह वही यूज़ होना चाहिए। स्टेट वेयर हाउस वेयर सेटअप। स्टेट वेयर हाउस सेटअप, जब कभी स्टॉक्ड फूड ग्रेन्स हो जाते, सरप्लस फूड ग्रेन्स होते थे तो उनको स्टॉक करने के लिए स्टेट वेयर हाउस बनाया गया। और ये जो वेयर हाउस होते थे, स्टेट वेयर हाउस फॉर द फूड ग्रेन्स, सरप्लस फूड ग्रेन्स, इनको उन समय यूज़ किया जाता था जब कभी फेमाइन और शॉर्टेज होते थे कंट्री में। ठीक है, नाउ कम टू द मोहम्मद बिन तुगलक reign, what he did। सबसे पहले उनका क्या था, डिफीट ऑफ द मंगोल आर्मी। मोहम्मद बिन तुगलक was able to defeat the Mongol army and raised a standing army to plan an attack on them in Traxonemia। उसने भी सेम अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्टैंडिंग आर्मी और मंगोल से डिफीट करने के लिए अपना प्लान बनाता रहता था आर्मी के साथ। स्टैंडिंग आर्मी उसने भी तैयार रखी थी। दिल्ली एक कुन्हा, द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली वेयर मेड टू लिव एंड द सोल्जर्स ऑक्युपाइड इट। यहाँ पर दिल्ली या कुन्हा रेसिडेंट्स जो थे ओल्डेस्ट सिटी में दिल्ली के, उनको छोड़ने के लिए उसने कहा। और वहाँ पर किसके प्लेस बना दिया, सोल्जर्स के लिए। सब सोल्जर्स ऑक्युपाइड इट मीन्स जो गैरिसन टाउन अलाउद्दीन खिलजी ने अलग से बनाया
यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रेसिडेंट्स हैं उनको खाली करके सोल्जर्स के लिए ऑक्यूपाई किया। ठीक है, यहाँ पर फर्क दिख रहा है ना। फिर रेजिंग टैक्सेस इन दोआब रीजन, अब इसने अलाउद्दीन खिलजी के रेन में 50% थी कि जो भी प्रोड्यूस होगा 50% टैक्स के रूप में स्टेट को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द लैंड टैक्स इन गंगा यमुना दोआब, जो बहुत उपजाऊ और फर्टाइल लैंड थी ना, उसमें वहाँ पर उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। एट दिस टाइम द रीजन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेमाइन, द पीजेंट्स ऑफ द रीजन रोज इन प्रोटेस्ट एंड सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और जब उसने टैक्स बढ़ा दिया उस समय जो स्टेट में क्या हुआ था, उस रीजन में बहुत जोर की फेमाइन मीन्स अकाल पड़ी थी, तो उनकी इस टैक्स इंक्रीज से पीजेंट्स जो थे, किसान थे, वो काफ़ी मीन्स प्रोटेस्ट पर उतर आए। उनको वो पसंद नहीं था और वो उनके प्रोटेस्ट में आ, जिसके कारण सिचुएशन काफ़ी एक्सेप्ट नहीं था किसानों का उनका ये टैक्स रेज करना, जिसके कारण किसान प्रोटेस्ट में उतर आए और सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पेमेंट टू द सोल्जर्स, जिस तरह से सोल्जर्स को पेमेंट कैश में दिया जाता था, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कैश में इन अलाउद्दीन खिलजी कैश में पेमेंट करते थे सोल्जर, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करते थे। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इम्पॉर्टेंट है, इश्यूइंग ऑफ टोकन करेंसी। Muhammad bin Tughlaq issued bronze and copper token currency to overcome the financial crisis. This crisis was the drain on the royal treasury as a result of his schemes. The coins had the same value as the gold and silver coins known as tanga. The forgery of new coins forced the Sultan to withdraw all the token currency from the market. इसने क्या किया था कि एक टोकन करेंसी सिस्टम, अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए ब्रॉन्ज और कॉपर की टोकन करेंसी इशू की। अब ये जो करेंसी थी वो उसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन के जैसा ही रखा गया। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, अब वो स्टोर करने लगे गोल्ड और सिल्वर कॉइन को, और बाज़ार में ये जो ब्रॉन्ज और कॉपर के जो करेंसी थे वो बहुत ज़्यादा नकली भी आने लगे। लोग अपने अपने घर में इसको उसकी जो बोलते हैं मार्क बनाकर खुद से बाज़ार में उतारने लगे। जैसे नकली नोट अभी हमारे कैसे हो जाते हैं कि नकली नोट घर पे वो बनाना शुरू करते हैं मशीन और टकसाल के थ्रू, और फिर टकसाल तो नहीं मतलब प्रिंट करने शुरू होते हैं और वो नकली नोट हमारे बाज़ार में आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। उसी तरह उस टाइम में भी ये जो कॉइन थे ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन थे, उसको लोगों ने अपने घरों में बनाने लगे, वो टकसाल से मिंट करने लगे। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मार्केट में करेंसी आने लगी ब्रॉन्ज और कॉपर की, और सभी चीज़ों का दाम काफ़ी बढ़ गया। अब इस दाम के बढ़ने से क्या हुआ कि मार्केट में सभी चीज़ों का दाम बढ़ने से स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो इस तरह से उन्हें फिर पॉलिसी में फिर उन्होंने क्या चेंजेस किया, फिर उसने बताया कि ये अब धीरे धीरे उनके ये जो करेंसी है उनको वापस करे, और इसके बदले में उसने क्या किया कि लोगों को बोला कि ये करेंसी वापस करेंगे तो उन्हें कुछ अमाउंट गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे, और इस तरह से उनकी ट्रेजरी भी धीरे धीरे खाली होती गई। तो ये जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी टोकन करेंसी की, वो फेल हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। अब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, soon after his accession to the throne, Tughlaq transferred the capital with his court and official as well as the entire population from Delhi to Devagiri, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं, द डेक्कन। The Sultan believed that the central location of Devagiri would enable him to exercise control throughout the country and protect the Sultanate from continuous Mongol attacks. Extensive arrangements were made for the journey, but
Many people did not survive the long and difficult journey to Devagiri. The operation was a total failure. अब इसकी एक और डिसीजन इन्होंने ली थी, शिफ्टिंग कैपिटल जो दिल्ली था कैपिटल को, वो उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद, देवगिरी। और उसके पीछे क्या था, वो क्यों उसको देवगिरी को कैपिटल बनाना चाहते थे, वो चाहते इसलिए कि वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया था, और उससे ही कैन कंट्रोल थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा उसके वो सोचता था। लेकिन जब उसने शिफ्ट करना शुरू किया तो रास्ते में बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट जर्नी ऑफ देवगिरी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो ऑपरेशन इनका था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, वो भी फेल हो गया। अगले कुछ वर्षों के बाद फिर उनको वापस दिल्ली अपना कैपिटल बनाना पड़ा। तो इस तरह से कुछ ऐसे डिसीजंस मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए जो कि सही साबित नहीं हुए, व्यवहारिक साबित नहीं हुए, प्रैक्टिकली वो सही नहीं हो पाए, जिसके कारण उनको इतिहास में एक सन की राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूलर वॉज फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज succeeded his cousin Muhammad bin Tughlaq, learned his lessons well. He aimed at consolidating his empire and hence took a number of measures aimed at reforming the administration. तो फिरोज शाह तुगलक का जो रेन पीरियड था वो था 1351 से 1388 से, और इसने फिरोज शाह तुगलक अपने कजिन मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे लेसन्स उसने लिए। अब उसके सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट थीम जो विचार थे वो थे कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट, इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे उनको सारे को एक इकट्ठा करना। एंड हेंस टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स एम्ड एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्मिंग या सुधार के बहुत सारे काम किए गए। ही अंडरटुक मेनी ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स सच एज banning inhuman punishments, setting up hospitals for the poor and so on। बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के काम उसने किया। उसने सबसे पहले क्या, इनह्यूमन पनिशमेंट, जो स्लेव के साथ बहुत दयनीयता पूर्वक जो व्यवहार होता था तो उस पर बैन लगाया। उसने कई हॉस्पिटल्स सेटअप किए पुअर के लिए, पुअर लोगों के लिए। इस तरह से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन बेस पर, इंसानियत के बेस पर उन्होंने अच्छे काम किए। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन टैक्स स्ट्रक्चर। उसने टैक्स स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन लेकर आए। फिरोज शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। आप सुनते होंगे क्रिकेट स्टेडियम भी उनके नाम से है, फिरोज शाह कोटला मैदान, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने फैरोजाबाद सिटी का फाउंडर माना जाता है। हिज डेथ इन 1388 was followed by a series of rebellions which hastened the end of the तुगलक रूल। लेकिन उसके बाद जो उनके थ्रोन में आते गए उनको बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा, एंड जिस तरह से बहुत जल्दी ही ये जो तुगलक रूल है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यू कैन सी हियर द रुइंस एट फिरोज शाह कोटला। ये एक प्लेस है, उनका महल है। ठीक है, उन्होंने बनाया था एट फिरोजाबाद। नाउ कम टू द तैमूर इन्वेशन। अब इसी दौरान तैमूर इन्वेशन भी हुआ 1398। तैमूर इन्वेशन, द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत मेड द एम्पायर vulnerable to external invasion. The ruler of Samarkand in Central Asia and the founder of the Timurid dynasty, Timur, invaded in India in 1398. तो सेंट्रल एशिया से जो आक्रमण होते इस दौरान काफ़ी होते थे। हाँ, लोग जो दिल्ली सल्तनत के जितने रूल्स थे उनको हमेशा उनके साथ लड़ाई करती रहनी पड़ती थी, उनके इन्वेशन को बर्दाश्त करना पड़ता था। His army
carried out an extensively plunder of Delhi and carried away enormous amounts of wealth as well as many Indian artisans such as carpenter, masons, etc. The last Tughlaq ruler was Nasiruddin was unable to check the invader. तो आगे का हमने देखा कि जो खलजी डायनेस्टी में तो जो रूलर वो भी मंगोलन के साथ उनकी हमेशा फाइट होती रहती थी। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, वो भी उनके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्टैंडिंग आर्मी अपनी रखी फॉर उनको फाइट देने के लिए। लेकिन द लास्ट रूलर जो नसरुद्दीन वाज अनेबल टू चेक द, वो संभाल नहीं पाया, उन इन्वेडर को चेक नहीं कर पाया, उनको रोक नहीं पाया। ठीक है, here you can see the bronze head of Timur in museum at Samarkand. Samarkand, that is in I think Afghanistan. ठीक है, द सैयद डायनेस्टी। अब उसके बाद इसी बीच तुगलक डायनेस्टी के खत्म होने के बाद सैयद डायनेस्टी की नींव पड़ी। Before Timur left Delhi, he appointed Khizr Khan as his viceroy, who went on to establish the Sayyid dynasty after defeating the Tughlaqs. अब ये जो देखो तुगलक्स जो थे, जो लास्ट नासिरुद्दीन था, he was unable to check the Afghan ruler, Muslim ruler, that is Timur, that Afghan ruler came from Central Asia. He was unable to check him. तो उसके बाद उसने वहाँ पर दिल्ली पर जीत हासिल करी। लेकिन जो तैमूर थे वो उसने क्या किया कि ही अपॉइंटेड खिजर खां को वहाँ पर उनका वाइसराय था, वहाँ पर अपॉइंट कर गया और वो वापस अपने वतन को लौट गया। तो ये खिजर खां ने ही दिल्ली में किस डायनेस्टी की नींव डाली? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग द तुगलक्स, खिजर खां took over as the Sultan of Delhi in 1414. ठीक है, he ruled for 7 years and succeeded by his son मुबारक शाह in 1421. उसके बाद 1421 में उनका सन मुबारक शाह तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी का राजा बना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ फाउंडर कौन हुआ सैयद डायनेस्टी का? खिजर खां, who ruled over 7 years. Then after his son ascended in the throne, that name was Mubarak Shah. In which year? 1421. Yahya bin Ahmad, Shri Hindi's Tariq Mubarak Shahi gives a detailed account of Mubarak Shah reign. ये जो है ये याह्या बिन अहमद और श्री तारिक जो है हिस्ट्री है, so it gives a detailed account of मुबारक शाह reign. ये जो इसमें तारिक ई मुबारक ये जो है यहाँ पर जो पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, वहाँ उन्होंने मुबारक शाह के बारे में डिटेल लिखा है। मुबारक शाह वो सक्सेडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद खान। अब मुबारक शाह के बाद कौन रेन पर सक्सेड हुआ थ्रोन पर? दैट इज मोहम्मद खान। हु वाज दैट? मोहम्मद खान, हु रूल्ड एज सुल्तान मोहम्मद शाह। आफ्टर हिज डेथ he was succeeded by his son and the last ruler of the dynasty अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद उसके सन बने और एकदम लास्ट रूलर जो डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी का था वो था अलाउद्दीन आलम शाह, हु एब्डिकेटेड द थ्रोन इन 1451। वहाँ उसके बाद 1451 से वो उसने रिजेक्ट कर दिया, वहाँ से वो हट गया थ्रोन से। ठीक है, सॉरी। Now after the Sayyid dynasty, which dynasty came? Lodi dynasty. Lodi dynasty's ruling period was 1451 to 1526. ठीक है, सॉरी।
1451 to 1526 एंड डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, और ये ही डायनेस्टी के बाद से सल्तनत का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया. नाउ लेट अस सी बहलोल लोदी, देन द गवर्नर ऑफ श्री हिंद बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली. ये जो बहलोल लोदी है श्री हिंद का जो अभी पंजाब में है, बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली का न्यू सुल्तान बना. द लोधी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ अफगान रूलर्स दैट केम टू पावर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. और ये जो था ये फर्स्ट अफगान रूलर्स थे जो पावर में आए, दिल्ली में रूल करने में. बहलोल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी इन 1489. अब बहलोल लोदी के बाद कौन सक्सीड हुआ? उनका बेटा सिकंदर लोदी 1489. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ आगरा. तो आगरा सिटी किसने फाउंड किया? दैट इज बाय बहलोल लोदी सन सिकंदर लोदी. हु फाउंडेड? बहलोल लोदी सन सिकंदर लोदी. You have to remember that. Sikandar Lodi led the foundation of city Agra in 1503. He was succeeded by his son Ibrahim Lodi. अब उसके बाद कौन who was became the now the first battle of Panipat in 1526 CE saw Ibrahim Lodi's defeat at the hands of Babur and the फाइनल फैटल ब्लो टू एग्जिस्टेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब ये देखो यहाँ पर जो पानीपत की पहली लड़ाई जो कहते हैं 1526, इट वाज द डिमार्केशन पॉइंट वेयर ये जो लोधी डायनेस्टी की एग्जिस्टेंस जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो एक घातक सिद्ध हुई, क्योंकि अब्राहम लोधी जो थे वो बाबर से हार गए थे. तो इस बैटल के बाद ही मुगल एम्पायर की नींव पड़ी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी द लोधी गार्डन्स इन दिल्ली. द सैलरीज ऑफ द नॉबल्स वेर अरेंज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू असाइंड टू देम. जो रेवेन्यू असाइन दिया जाता था उसी से नॉबल्स को सैलरी दी जाती थी. According to the Ikta system, the land resource of the Sultanate were divided and given to the nobles in lieu of cash for their services. तो यहाँ जो क्या था कि इक्ता सिस्टम, नॉबल्स को जो सैलरी मिलती थी वो जो लैंड उनको दिया जाता था उससे जो रेवेन्यू उनको आता था उससे मिलती थी. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्ता सिस्टम क्या था? लैंड रिसोर्सेज ऑफ डिवाइडेड एंड गिवन टू द नॉबल्स इन लिeu ऑफ कैश फॉर देयर सर्विस. मीन्स कैश के बदले में उन्हें ये लैंड दिया जाता था उनकी सेवाओं के बदले. इक्तादार्स, हु वेर इक्तादार्स? इक्तादार्स कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, उसको इक्तादार्स कहते थे. तो लैंड जो यहाँ पर है वो डिवाइड किया जाता था जिसको बोलते थे इक्ता, और इक्ता को टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उसको इक्तादार्स बोलते थे. इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉयल पैलेस, कारखानास और वर्कशॉप्स, कारखानास वी कैन से दैट, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉयल पैलेस, कारखानास और वर्कशॉप हेडेड बाय मालिक्स. जो उसके हेड होते थे कारखानास के उसको बोला जाता था मालिक्स. इक्ता में जो टैक्स कलेक्टर थे तो उनको इक्तादार्स बोला जाता था. फिर कारखानास होते थे, वर्कशॉप होते थे जो टूल्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसके जो हेड होते थे उनको मलिक कहा जाता था. सॉरी were set up wherein various items such as cloth, painting and other articles were produced. cloth वगैरह बनाए जाते थे, military items बनाए जाते थे इन वर्कशॉप में. ठीक है. तो ये कारखानास जो थे उनके हेड को क्या कहा जाता था? मलिक्स. It is interesting to note that slaves were appointed as personal assistant as well as administrative official in the
दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में क्या, तो जो स्लेव्स होते थे उसको पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर उनको रखा जाता था और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के तौर पर उनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान्स कोर्ट, अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो बताया गया। द सुल्तान्स कोर्ट वॉज composed of officials who were responsible for effective functioning of the सल्तनत। जैसे हमारे मिनिस्टर्स अभी होते हैं ना, तो जो फंक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसी तरह वहाँ जब राजा का सुल्तान का पीरियड होता था तो उसमें कुछ ऑफिशियल्स होते थे। अब उन ऑफिशियल्स के क्या काम होते थे देखते हैं। फर्स्ट, वजीर and his deputies was responsible for income expenditure and collection of revenue, उसकी ये ड्यूटी थी। फिर अरीज ए ममालिक along with his deputies, मतलब उनके जो deputies मतलब उनके नीचे जो होते थे वो भी साथ में होते थे। उनका काम क्या था? looked after the employment of soldiers, their training and equipment। ये सारी चीज़ें किन के अंडर में आती थी, जिम्मेदारी आती थी? अरीज ममालिक, उसको क्या बोलते थे? अरीज ममालिक। और वज़ीर जो होता था वो क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है और क्या कलेक्शन हो रहा है, इसकी सारी जो जानकारी है वो किसके द्वारा देखी जाती थी? वज़ीर के द्वारा। अब वकीलेदार, वकीलेदार कौन होता था? द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, द पैलेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट्स वेयर अंडर हिज कंट्रोल। ये जो वकीलेदार के अंडर में कौन कौन आते थे? हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, सुल्तान के यहाँ पर काम करने वाला हाउस होल्ड, और उसके बाद पैलेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट्स वेयर अंडर हिज कंट्रोल। फिर अमीर ए हजीब, अमीर ए हजीब द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट। अमीर हजीब कौन होता था? द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट। फिर है चीफ काजी, चीफ काजी किसको बोलते थे? जो जस्टिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको चीफ काजी बोलते थे। ये सारे जो ऑफिशियल्स उनके नाम हैं, अभी हम उनको दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन पहले उर्दू जिसको बोलेंगे अरबिक लैंग्वेज में, तो इस तरह से चीफ काजी आज उसको हम क्या बोलते हैं? वकील बोलते हैं ना। तो ये हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, ये क्या काम करते थे? जस्टिस डिपार्टमेंट संभालते थे, न्याय वाले डिपार्टमेंट को संभालते थे। उसके बाद आर्मी, अब ये जो आर्मी दिल्ली सल्तनत में जो आर्मी थी वो किस तरह की होती थी? तो द आर्मी वॉज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द सल्तनत, बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस था। क्यों? क्योंकि इनके जो थी हमेशा ही छोटे छोटे किंगडम्स के साथ वॉर होता रहता था, वे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे अपने किंगडम को। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्री और फुट सोल्जर, कैवलरी और हॉर्स सोल्जर, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स। ये जो आर्मी में कौन कौन होते थे? फुट सोल्जर्स होते थे, पैदल सवारी होती थी, कैवलरी घोड़े सवारी होती थी, और धनुर्धरी होते थे, एलिफेंट्स होते थे। तो ये उनके आर्मी के सारे आर्मी वॉज कंसिस्टेड ऑफ विथ दीज पर्सन्स। नेक्स्ट है हॉर्सेस ऑफ गुड क्वालिटी वेयर ऑफ utmost importance and therefore they were imported from अरेबिया। तो हॉर्सेस की बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंस थी, लड़ाई में होता था। तो ये जो इसलिए इनको कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अरेबिया में, अरेबिया से। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर नोन एज चेहरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटमेंट क्या था कि अपने हर एक सोल्जर का वो डिटेल डिस्क्रिप्शन रखना चाहता था, और उस डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता था? चेहरा। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को चेहरा कहा जाता था। एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन हिज आर्मी नोन एज दाक। और फिर हर एक हॉर्स, जो हॉर्स होते थे आर्मी, आगे मैंने बताया कि हॉर्सेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस था और इससे अरेबिया से मंगाया जाता था। तो हर एक हॉर्स को मीन्स ब्रांडेड करने के लिए उनमें दाग लगाया जाता था, ब्रांड किया जाता था। ठीक है, चिन्ह लगाए जाते थे, मार्क लगाए जाते थे, जिससे लोग देख के पहचान सके कि वो रॉयल हॉर्स है।
Land revenue was collected in cash during his reign. Hence soldiers were also paid in cash. जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे ये गुड्स में नहीं होते थे, वो कैश में हो जाते थे। हाँ, जो रेवेन्यू है वो पेड की जाती थी, उस समय ली जाती थी, कलेक्ट की जाती थी इन कैश। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। नाउ कम टू द इकोनॉमिक और सोशल लाइफ। दिल्ली सुल्तान में ये जो 300 ईयर्स रेन में उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी। द सुल्तान डिपेंडेड ऑन रेगुलर इनकम फ्रॉम द लैंड in order to pay the officials, maintain the army and construct buildings. Various kinds of taxes such as kharaj or land tax and house tax were used to extract revenue. जो सुल्तान को रेगुलर इनकम किससे मिलता था? इस लैंड से। और इस इनकम को वो किसको पे करते थे? अपने ऑफिशियल्स को पे करते थे, आर्मी को पे करते थे और बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते थे। तो बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे उस टाइम। वो कौन कौन से टैक्सेस थे? खराज थे, लैंड जिसको लैंड टैक्स है कहा जाता है, हाउस टैक्स है। तो ये सारी टैक्सेस होती थी उस समय। All the administrative posts in the Sultanate were reserved for nobles who constituted the ruling class in society. जो नॉबल्स में जो पोस्ट होती थी वो जो रूलिंग क्लास होती थी सोसाइटी की, उसी को दिया जाता था। द डिस्टिंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम परमिटेड टू ऑल रिलीजन्स, मतलब सब टॉलरेंस थी, हर एक रिलीजन को परमिशन था, उनको परमिटेड अलाउड थे। ठीक है। स्लेव्स वेयर bought and sold in huge numbers in the market. बहुत सारे slaves लाए जाते थे और फिर उसको बेचे जाते थे। The peasants live in condition of abject poverty. They were subjected to oppression from revenue official and their demands for heavy taxes. जो peasants की थी जो स्थिति थी वो उसमें क्या होता था, उनको एक रेवेन्यू का एक जरिया बना लिया था। एंड देयर डिमांड्स फॉर हैवी टैक्सेस, और उससे हमेशा हैवी टैक्सेस के लिए डिमांड की जाती थी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न ऑफ द सल्तनत। सल्तनत के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न थे वो कैसे होते थे? डिवीज़न देखो, जो पूरा एम्पायर है उसको डिवाइड किया जाता था सूबाज में। ठीक है, सूबाज में। और सूबा का हेड कौन होता था? मुफ्ती। फिर सूबा इज डिवाइडेड इनटू 6 एंड उनके हेड को कहा जाता था सिकदर। फिर सिकदर 6 इज डिवाइडेड इनटू सेवरल विलेजेस, जिसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे, उसको कहा जाता था परगनाज, और उसको हेड को कहा जाता था एमिल, हेडेड बाय एमिल। नाउ सेवरल विलेजेस इज डिवाइडेड इनटू वन विलेज, दैट इज, और उस विलेज में कौन होते थे? लैंड ओनर्स, जिनको क्या कहा जाता था? खुद्स एंड मुकादम्स। और जो विलेज के लैंड वगैरह जो मेंटेन होते थे, उनको जो नापने का काम वो कौन करता था? पटवारी। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जाता था दिल्ली सल्तनत में। Now our chapter is over. If any difficulty, you may ask the question through WhatsApp or through phone, and we in online session we can solve also your doubt. Okay, read the chapter carefully and write. In the next video I am going to explain